नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। लिखा द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ टू इंडक्टेंस आर 0.1 हेनरी एंड 0.3 हेनरी रेस्पेक्टिवली व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू सपोर्ट ईच अदर। देखो सीरीज में जोड़ा गया है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको फॉर्मूला याद हो, अब याद कैसे होगा, है नहीं, तो देखो थोड़ा बहुत याद होगा तो पूरा याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। तो ये हम लोग पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्या आता था सीरीज कॉम्बिनेशन में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये वैल्यू रहती जा करके L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2m। अगर ये सपोर्ट कर रहा होता तो प्लस रहेगा, अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट रहती तो ये माइनस हो जाता था। तो देखो L1 प्लस L2 प्लस कितना रहेगा 2m। तो बस ये दे रखा है सपोर्ट कर रहा था, इसमें वैल्यू जो आ रही है 0.06 आ रही है, 0.06। L1 वैल्यू 0.01 और L2 वैल्यू 0.03 प्लस 2m। 0.04 आएगा, 0.06 में माइनस करेंगे 0.02 रहेगा, इज इक्वल टू 2m। तो सिंप्लीफिकेशन पर वैल्यू मिलेगी 0.01, ऑप्शन थर्ड। 61 two identical solenoid coils each of self-inductance L1 are connected in series. Their turns are in the same sense and the distance between them is such that the coefficient of coupling is half then equivalent inductance of the combination। ठीक है, तो सीरीज में देखो वही रहा जाकर के ये अभी का L1 L2। अब यहाँ एक चीज देखा सेम सेंस में मतलब प्लस आ जाएगा, तो L1 भी L, L2 भी L प्लस 2, इधर आएगा L1 इंटू L, तो L स्क्वायर ये पहुंचा जाकर के 2L। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा 2L। Their turns are the same side and the distance between them is such that the coefficient of coupling is half। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग हाफ है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा और एक स्टेप बढ़ाते हैं। m इज इक्वल टू के अंडर रूट L1 इंटू L2। के एक वैल्यू n और इधर आ जाएगा L कितना आ गया L/2। तो ये यहाँ आ गया L/2 से 2 कट गया, तो वैल्यू देखो कितनी हो गई 3L, ऑप्शन थर्ड। 62 if two coils of negligible mutual induction and having coefficient of induction L1 और L2 arranged in parallel, तो पैरेलल में तो सिंपल रहता है L1 L2 upon L1 plus L2। सेकंड 63 the self inductance and resistance of coil at 5 and 20 ohm respectively। ये वैल्यू लिख रखी L की और ये वैल्यू लिख रखी R की। ठीक है, on applying EMF of 100 volt magnetic potential energy stored in the coil will be। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो बताओ। देखो ये 20 ओम है, ठीक है, और ये 100 है, इससे क्या निकालेंगे हम करंट। तो करंट I इज इक्वल टू रहेगा V बाई R। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू है 100 बाई 5 कितना आ गया 20। तो एनर्जी जो स्टोर होगी वो आ जाएगी हाफ L I स्क्वायर। तो हाफ L की वैल्यू है 5, I स्क्वायर मतलब ये आ जाएगा 20 इंटू 20। कट करो कितना आ गया 10। तो एक चीज यहाँ देखना, सही दे रखा है। तो यहाँ पर ऑन अप्लाइंग EMF 100 वोल्ट द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। अब यहाँ पर देखिए ये जो काम करता है एक्चुअली में इंडक्टर, वो किस में काम करेगा जाकर के अल्टरनेटिंग करंट में काम करेगा ना। ये क्या लिखा है डीसी, डीसी की जो फ्रिक्वेंसी रहती है जाकर के वो 0 रहता है, तो एक्सएल की वैल्यू 0 रहेगी। केवल क्या रहेगा रजिस्टर का काम करेगा, यहाँ तो ये काम ही नहीं करेगा, क्या रहेगा 0, कोई मतलब ही नहीं निकला जाकर के। द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज 1 जूल व्हेन करंट ऑफ 0.1 एम्पीयर इज एस्टैब्लिश्ड इन इट द सेल्फ इंडक्टेंस। बस उस फॉर्मूला लगा देंगे, U इज इक्वल टू रहेगा जाकर के हाफ L I स्क्वायर। U की वैल्यू दे रखी है 1, हाफ L की वैल्यू निकालनी, करंट है 0.1 मतलब 0.1 का स्क्वायर करेंगे, तो देखो L इज इक्वल टू 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 200 हेनरी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। द ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट टाइम t इज इक्वल टू, तो उसमें कितना रहता है ग्रोथ रहता था 63%।
द करंट एल आर सर्किट 2L/R, तो ये वैल्यू 13.5% है। कॉइल ऑफ 10 हेनरी inductance has a 5 ohm resistance and connected to 5 volt battery in series. The current in ampere and circuit 2 seconds after the circuit is switched off. तो टाइम की वैल्यू 2 सेकंड दे रखा है, तो टाउ की वैल्यू निकाल लो। ये रहता है L/R। L की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, R की वैल्यू 5, ये भी कितना हो गया 2। टाइम और टाइम कांस्टेंट दोनों क्या है बराबर, तो I नॉट 1 माइनस e पावर माइनस टी अपॉन टाउ। I नॉट, ठीक है, आई नॉट मतलब यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम करंट 5 वोल्ट और इसमें कितना है 5/5 यहाँ पर पीक करंट जो वैल्यू पहुंचेगी जा करके V/R, तो 5/5 वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 1 लिखने की कोई मतलब नहीं है। 1 माइनस ई, टाइम की वैल्यू भी 2 है और ये भी वैल्यू 2 है, 2 से 2 कट गया, ई पावर माइनस 1 आया, तो आई इज इक्वल टू ई पावर माइनस 1। ठीक है, ई पावर माइनस 1 का मतलब हो गया 1 माइनस 1 अपॉन ई। ऑप्शन कौन सा रहा, सेकंड। 68, द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर इंडक्टेंस सेल कनेक्टेड इन बैटरी, देखो वही आ गया ना बैटरी, फाइनल करंट, तो क्या क्या आ जाएगा, एल तो काम करेगा नहीं, सिंपली क्या E/R। 69, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड बाय बल्ब एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। स्विच को जब बंद कर दे रहे हैं तो पावर का रेशियो बताओ क्या रहेगा। अच्छा जी, ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला ऐसा लगाते हैं, तो जैसे स्विच को करंट ग्रोथ होगी तो आएगा I²R। ठीक है, करंट की वैल्यू निकालते हैं, देखो करंट की वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो टाउ की वैल्यू क्या होती है L/R। L की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू नहीं पता है, तो देखो बल्ब की ये दे रखा है, पावर रेटिंग दे रखा है, P इज इक्वल टू रहता है V²/R, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन P। तो देखो 200 इंटू 200, पावर की वैल्यू है 100, कितना आ गया 400। तो टाउ इज इक्वल टू ये वैल्यू दे रखी है 200 और आर की वैल्यू दे रखी है 400, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। रखते हैं इनको हम I1 पहली कंडीशन रखते हैं, यहाँ I नॉट 1 माइनस टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, तो -1 अपॉन यहाँ रहेगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 2। ठीक है, ये आया। अब ई पावर माइनस 2 को देखो हम क्या ले सकते हैं, ये रहेगा 1 माइनस 1 अपॉन E²। तो यहाँ देखिए जो I1 की वैल्यू आ रही है, यहाँ ये वैल्यू हो गई देखो E² माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा E²। ठीक है, सिमिलर कंडीशन हम लोग करेंगे I2 की, वो 2 सेकंड कह रहा है, तो I नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस 2 अपॉन 1/2, 2 जाएगा -4 हो जाएगा, तो यहाँ देखो I2 इज इक्वल टू रहेगा जाकर के I नॉट 1 माइनस ई पावर -4, -4 मतलब ये हुआ 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये देखो I2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन ई पावर 4, सिंप्लीफाई करने पे ये हम लोग पाएंगे ई पावर 4 माइनस 1 अपॉन ई पावर 4। ठीक है, ये कंडीशन कह रहा है, तो मतलब सिंपल सी बात है, तो हमें इसी में रख देना है कि क्या रहेगा, हालांकि इसमें इस स्क्वायर एक टर्म जुड़ा रहना चाहिए, यहाँ पर ये रहेगा जा करके P1² अपॉन P2², P1 अपॉन P2, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पर जो करंट का रेशियो आता है उसको निकाल लेते हैं, उसी टर्म में इसका पावर का रेशियो हो जाएगा। तो ऊपर देखो लिखा है E² माइनस 1 अपॉन E², ये वैल्यू I1 की। I2 की वैल्यू अगर रख रहे हैं, ये है ई पावर 4 माइनस 1 अपॉन ई पावर 4, ये ऊपर चला जाएगा ई पावर 4, इससे इसको हटा देंगे E² बचेगा, ऊपर बच रहा E²
और यहाँ बच रहा है ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन, ये देखा ई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, तो लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ई स्क्वायर प्लस वन, और दूसरे में ए माइनस ई स्क्वायर माइनस वन, ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर माइनस कट जाएगा, तो आंसर बचेगा ई स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर प्लस वन, सेकंड ऑप्शन। 17. Calculate the ratio of current flowing through the battery at t is equal to 0 and t is equal to infinite. t is equal to 0 पर क्या होता है कि इंडक्टर के क्रॉस करंट 0 होती है, लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस करंट मैक्सिमम रहती है। तो यहाँ रेजिस्टेंस 5 है, यहाँ 10 है, ये वैल्यू दे रखी है 20। तो पहले t is equal to 0 पर करंट की वैल्यू देखेगा 20/10, 20/10 मतलब ये हो गया 2 एम्पियर। t इक्वल टू इनफाइनाइट तो इसके क्रॉस करंट 0 रहेगी, यहाँ पर पहुंचेगी जाकर के, तो ये 5 और 5 कितना गया 10, फिर से आएगा 20/10। तो दूसरी कंडीशन में हम लोग देखेंगे, फिर से आ जाएगा 20/10 वैल्यू मतलब 2 और 2 को रेशियो करेंगे कितना आएगा 1। 71 द प्लॉट द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ईएमएफ का एक इक्वेशन ड्राइव की थी, वहां पर ये वैल्यू आती थी ई नॉ, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दे रहा हूँ, E इज इक्वल टू आता था ई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टी इज इक्वल टू 0 पर क्या रहेगा, जी वैल्यू मैक्सिमम रहेगी, इसके बाद ये घटेगी, घटने मतलब क्या जाएगा थर्ड ऑप्शन। 72 टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम जनरेटर टू डिस्टेंट सोर्सेज, जब ट्रांसमिट की जाती तो हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट की, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। 73 a transformer transform 220 volt and 11 volt 220 वोल्ट को 11 वोल्ट किया जाएगा, स्टेप डाउन रहा, इफ द करंट स्ट्रेंथ इन द प्राइमरी कॉइल इज 5 एम्पियर मतलब इसके अक्रॉस एंड द सेकेंडरी इज 90 एम्पियर मतलब इसके अक्रॉस, व्हाट इज द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने का तरीका था पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू 100। पावर होता है V into I, पावर आउटपुट सेकेंडरी, तो 11 दे रखा है, करंट इसमें दे रखा है 90 अपॉन इनपुट मतलब प्राइमरी 220 इंटू 5, जीरो से जीरो काट देते हैं, इससे इसको काटा 2 इंटू क्या करना है 100, तो 5 2 जा 10, 10 से ये कट गया, 10 इंटू 9 कितना आ गया 90% इफिशियंसी। 74 a step up transformer operate on 230 volt line and supplied a load of 2 ampere, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी जो वैल्यू दे रखी है वो 230 और जो सेकेंडरी दे रखी एंड सप्लाइड लोड ऑफ, ठीक है, इसके बारे में नहीं दे रखा है। द रेशियो ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एनपी अपॉन एन एस की वैल्यू दे रखी है 1/25। डिटरमाइन द प्राइमरी करंट, देखो हम लोग ये पढ़े थे वीपी अपॉन वी एस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एन एस इज इक्वल टू, ये आता था आई एस अपॉन आई पी, तो ये वैल्यू लिख रखी है 1/25। सेकेंडरी डिटरमाइन द सेकेंडरी, जो डिटरमाइन द सेकेंडरी करंट दे रखी है 2, प्राइमरी करंट हमसे पूछी जा रही है, तो बस सिंपलीफाई करने पर देखो वैल्यू कितनी आ गई 50 एम्पियर। सेकंड 75 a transformer is used to light 140 watt 24 volt lamp from 240 volt AC, ठीक है, इतने पावर को लाइट कर रहा है। द करंट इन द मेन केबल इज 0.7 एम्पियर, द एफिशिएंसी, तो फिर से वही देखो बात आ गई, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आ जाएगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इनटू क्या रहेगा 100। पावर आउटपुट जो जला रहा है 140 को जला रहा है, 140 अपॉन पावर इनपुट 240 वोल्ट और 0.7 एम्पियर दे रहा है, तो आएगा 240 इंटू 0.7 इंटू क्या करेंगे 100, ये जीरो से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ से इसको कट किया कितना अगर 20, ये अगर देखो 25 होता तो वैल्यू यहाँ कितनी आती 4, तो लगभग हम मान के 4 पॉइंट समथिंग रहेगा, 20 इंटू 4 कितना आएगा 80, तो 80 के आसपास वैल्यू आएगी, 83.3% हो जाएगा। 76 in a step up transformer in comparison with the secondary, स्टेप अप, स्टेप अप में क्या होता है जाकर के
वोल्टेज ज्यादा रहता है, करंट कम रहती है। हाई वोल्टेज एंड लेस करंट, हाई वोल्टेज एंड लेस करंट, नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होते हैं। इन सेकेंडरी कॉइल ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी कॉइल द नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। और रेजिस्टेंस की वाला इसमें कह रहा है वायर थिक रहेगा या थिन रहेगा। अगर वायर थिक है तो रेजिस्टेंस वैल्यू कम होगी, तो रेजिस्टेंस कम रखना है, रो एल अपॉन ए। तो एरिया ज्यादा मतलब थिक होना चाहिए, तभी रेजिस्टेंस कम रहेगा। नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहेंगे और कॉपर वायर क्या होगा, थिक होगा। नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर एंड कॉपर वायर इज थिकर। लास्ट, डायनमो। डायनमो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये रहा सेकंड ऑप्शन। तो ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा डिस्कशन रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अगले पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक, एटलीस्ट 2 वीडियो उसमें भी लग जाएंगे। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कस करेंगे। तो जो हमने थ्योरीज पढ़ रखी हैं या जो चैप्टर्स को हमने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में पढ़ रखा है, उनके हम क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में एक वीडियो बनाया था लॉजिक गेट्स का, थोड़ा ट्राई है। आप उस वीडियो में देखने में समझने में दिक्कत आ रही होगी, दिक्कतें आ रही होंगी, दिक्कत क्या, दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन कोशिश करिए, पढ़िए, जो प्रॉब्लम हो उसे थोड़ा रूल आउट करने की कोशिश में धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और आप तक को हम सही तरीके से पहुंचाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा, ताकि लॉकडाउन लॉकडाउन से आपका नुकसान ज्यादा ना हो। देखो नुकसान तो होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान ना हो, उसको मिनिमम करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।